तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी के लिए ये पार्ट 2 जीएसटी का, जिसमें एमसीक्यूज कवर करेंगे 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 तक। तो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इसे। एंड जिसने भी अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा, क्वेश्चन 1 से लेके 40, तो वो भी ज़रूर देख लेना, बिकॉज क्योंकि उसमें मैंने बीच बीच में आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स भी बताए हैं साथ साथ, जिससे कि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। एमसीक्यूज तो 30 मार्क्स के कवर होंगे ही, साथ ही साथ हो सकता है जो मैंने कंसेप्ट बीच बीच में बताए हैं उसमें से 5 से 10 मार्क्स का भी अगर आपका आ गया, तो ये दोनों एमसीक्यूज की वीडियो देखते ही आपका 40 मार्क्स आराम से कवर हो जाएगा। और अगर अभी मेरा रैप सॉन्ग नहीं सुना है तो वो भी ज़रूर सुन लेना, बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल सॉन्ग है आप सभी के लिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 में दे रखा है, जो मैसेज काला एंड एसोसिएट्स है, वो डील करते हैं किसमें, सेल परचेज ऑफ यूज और सेकंड हैंड कार्स में डील करते हैं, और वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में। ठीक है, 4 कार्स दे रखा है, कार 1, कार 2, कार 3, कार 4 के बारे में दे रखा है। परचेज प्राइस और सेल प्राइस भी बता रखे हैं। अच्छा, नीचे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मैसेज काला एसोसिएट्स ने कार 1, कार 2 एंड कार 3 अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा है, एंड कार 4 रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा है, और ये 1,30,000 का जीएसटी दे के आया है, जिसमें मैसेज काला एसोसिएट्स इसका आईटीसी लेगा, इनपुट क्रेडिट लेगा। और हमें बताना है, उसे भी प्रोविजंस के बारे में नहीं पता जीएसटी के, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। हैंस वो अप्रोच करता है आपसे और पूछता है कि उसकी जीएसटी लायबिलिटी कितनी बनेगी, तो आपको नेट जीएसटी लायबिलिटी बतानी है इस केस में। ठीक है ना। तो आपको पता होगा मार्जिन स्कीम, आपने पढ़ा होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर, जिसमें कि लिखा होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइंड the difference between the sale price and the purchase price, and if the outcome is comes negative, then such amount will be ignored। जैसे कि कार 2 के अंदर सेल प्राइस कम है और परचेज प्राइस ज़्यादा है, तो अमाउंट आ जाएगा आपका नेगेटिव, तो इसको वैल्यू सप्लाई के अंडर हम कंसिडर नहीं करेंगे, सेकेंड हैंड गुड्स के अंडर। और ये अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदी है, जो कि कार नंबर 4 है, वो रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदी है, तो हम उसका सेल प्राइस ही कंसिडर करेंगे, डिफरेंस कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब हम कैसे निकालेंगे इसका आंसर। कार 1 का हम क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। कितना आ जाएगा डिफरेंस, 7.5 लैक्स माइनस 5 लैक्स, तो 2.5 लाख तो ये हो गया। कार 2 का हम नहीं लेंगे, इग्नोर करेंगे। और फिर कार 3 का हम लेंगे कितना, 6.5 लाख माइनस 6 लाख, कितने, 50,000 ही हो गए। एंड कार 4 में हम लेंगे सीधा सेल प्राइस, क्यों, क्योंकि वो रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदी है। तो आपका कितना आ जाएगा, 12.5 लाख आ जाएगा। इसका हम कितना निकालेंगे, 18% रेट दे रखा है नीचे, 2,25,000 ये आ गया, जिसमें हम माइनस कर देंगे जीएसटी, जो आईटीसी ये लेगा, जो दे के आया है 1,30,000, 2,25,000 माइनस 1,30,000, 95,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर ए है, 95,000। हाँ, ये वाली अगर आपको पीडीएफ चाहिए जिसमें हाईलाइटेड है सारे आंसर अपने गो थ्रू के लिए, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे ये वाला पीडीएफ शेयर कर दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर चेक कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक वहां से आपको मिल जाएगा, और वहीं पे आपको रैप सॉन्ग का भी लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चाहो तो एक बार चेकआउट कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42 में दे रखा है, मैसेस विष्णु मेगा मार्ट जो है स्टोर लोकेटेड है कहाँ पर, राजस्थान में। और इसने एक बिग डिस्काउंट ऑफर निकाला है दिवाली के टाइम पर, जो गिफ्ट आइटम्स बिकते हैं मोस्टली, उसके ऊपर इसने डिस्काउंट निकाला है। और इसने क्या करा है कि कस्टमर्स को और ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए एक पैकेट बनाया है, जिसमें एक गिफ्ट पैक बनाया है, जिसमें 5 पैकेट्स होंगे किसके, जीरा राम नमकीन के। एक पैकेट होगा रोस्टेड आलमंड्स का, एक पैकेट होगा चॉकलेट का, एक पैकेट होगा फ्रेश जूस का। ठीक है। अब आपको पता होगा कि कॉम्पोजिट ऑफ मिक्स सप्लाई का केस लग रहा है ये। अब इसमें क्या होता है कि इसमें अलग अलग रेट नहीं दे रखे, और इसमें लिखा हुआ है कि सिंगल बास्केट जो है वो 1,000 रुपए की है। अगर सेपरेट रेट्स गिवन होते इसके अंदर, तो हम लोग क्या कंसिडर करते, सबका जो जीएसटी एप्लीकेबल रेट है वो लगाते, उनके जितना अमाउंट बता रखा होता कि ये नमकीन कितने की है, ये चॉकलेट कितने की है, ये जूस कितने का है, उसके ऊपर रेट लगाते हैं। लेकिन इसका टोटल बता रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे हाईएस्ट रेट होगा, जैसे मिक्स्ड कम सप्लाई है, नेचुरली बंडल तो है नहीं ये,
मिक्स्ड सप्लाई का केस हो गया ये वाला। तो इस पे जो हाईएस्ट टैक्स रेट है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, और हाईएस्ट टैक्स रेट है इसमें 28% जो चॉकलेट्स के ऊपर लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें मिक्स सप्लाई का केस मान के इसे हाईएस्ट टैक्स रेट लगा देंगे, और आंसर भी यही दे रखा है, डी। मिक्स सप्लाई हाई टैक्स रेट 28%। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 में दे रखा है कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें इनकरेक्ट है, ये बताना है, ठीक है। सर्विसेज बाय आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फोक एंड और क्लासिकल आर्ट ऑफ म्यूजिक डांस थिएटर एज अ ब्रांड एम्बेसडर। अब जहाँ पे भी ब्रांड एम्बेसडर की तरह सर्विसेज परफॉर्म होंगी, चाहे वो अमाउंट जो कंसिडरेशन जो हो वो 1.5 लाख से कम है, मतलब 1,50,000 से भी कम है, तब भी वो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर की तरह सर्विसेज दी जा रही हैं। तो अब आपको क्या करना होगा, ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस अंडर लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट एज अप्रूव्ड बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हैविंग मिनिमम अमाउंट ऑफ कवर। ये मिनिमम अमाउंट ऑफ कवर नहीं है, ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कवर है। यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड आएगा, और ये भी स्टेटमेंट क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई इस चक्कर में। सर्विस बाय एन एक्वायरिंग बैंक टू एन एनी पर्सन इन रिलेशन टू सेटलमेंट ऑफ एन अमाउंट अप टू 2,500 इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्टेड थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड और अदर पेमेंट कार्ड सर्विस इज एग्जेम्प्ट। आपको मैं बता दूं, ये 2,000 है, अप टू 2,000 है, 2,500 नहीं है, 2,000 है सिंगल ट्रांजेक्शन जो है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या हो गई, इनकरेक्ट। तो 1 2 3 तीनों इनकरेक्ट है। आंसर देखते हैं क्या है। आंसर डी है, 1 2 3 तीनों इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाओ। ASC क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में, और इसने क्या करा है, गुड्स सप्लाई करी है 1,18,000 की। किसको सप्लाई करी है, BSC को, ठीक है, जो कि वो भी रजिस्टर्ड पर्सन है। BSC ने क्या करा, वो उन गुड्स को फर्दर सेल कर दिया, किसको, राकेश को सेल कर दिया। कब करा, 30 सितंबर, 30 अक्टूबर को करा, ठीक है। कितने की करा, ये लिखा हुआ है 2,36,000 का करा। अब क्या हुआ, जिसने ASC ने क्या करा, क्रेडिट नोट इशू करा, कितने का, 11,800 को, फॉर रेट डिफरेंस ऑन 2 नवंबर टू BSC को इसने क्रेडिट नोट इशू करा, ठीक है, क्योंकि रेट डिफरेंस आ गया था इस चक्कर में। तो और उसने ये ड्यूली किसको बता भी दिया, BSC को बता दिया। देयर आफ्टर उसके बाद क्या होता है, BSC एंटर्ड अ क्रेडिट नोट इन इट्स बुक्स फॉर द सेम अमाउंट इन द नेम ऑफ राकेश विदाउट इंटीमेटिंग हिम and providing the any refund of the sum paid on 2 November and reduced its output tax liability accordingly। अच्छा, क्या हो रहा है, BSC ने जो है उसने अपनी बुक्स में तो एंटर कर लिया क्रेडिट नोट, लेकिन जो क्रेडिट नोट इसे राकेश को भी इशू करना चाहिए था वो इसने इंटीमेट नहीं करा, किसको, राकेश को नहीं करा। तो क्या होगा, जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी होगी, ASC तो अपने में से कम कर सकता है, लेकिन BSC नहीं कर सकता। तो एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ क्या पूछा है, विच ऑफ द अबव मेंशन सप्लायर्स रिड्यूस कर सकते हैं अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। कौन कौन रिड्यूस कर सकता है, कौन सप्लायर्स रिड्यूस कर सकते हैं, सिर्फ ASC रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाओ जल्दी से। मिस्टर अलाउद्दीन क्या है, एक स्टेशनरी रिटेलर है। लोकेटेड कहाँ पर है ये, इलाहाबाद में लोकेटेड है। इसने इसे एक ऑर्डर रिसीव होता है, कितने का, 2 लाख का ऑर्डर रिसीव होता है, किससे होता है, जलाउद्दीन से। वो भी कहाँ पे रजिस्टर्ड है, वो भी वहीं का ही है, इलाहाबाद का ही है। गुड्स वर सप्लाइड अंडर द कवर ऑफ टैक्स इनवॉइस के अंडर गुड सप्लाई होती है, ठीक है। मिस्टर अलाउद्दीन क्या करते हैं, कुछ खर्चे और करते हैं बिफोर सेंडिंग द गुड्स, ठीक है। कौन कौन से खर्चे करते हैं, 3,000 के खर्चे करते हैं पैकेजिंग के, फ्रेट के खर्चे करते हैं 2,500 के, हैंडलिंग चार्जेस के खर्चे करते हैं 1,500 के। आगे क्वेश्चन में लिखा है मिस्टर जलाउद्दीन क्या करते हैं, फुल पेमेंट कर देते हैं गुड्स रिसीव होने पर, ठीक है, और जो एडिशनल अमाउंट था वो भी पे कर देते हैं। ऐसा पेमेंट करने पे, फुल पेमेंट करने पे उन्हें इंस्टेंट कैश डिस्काउंट मिल जाता है, कितने का, 2,000 रुपये का मिल जाता है। फिर इसमें लिखा है एप्लीकेबल टैक्स रेट बता रखा है हमें, कितने कितने का है ये दे रखा है, और जो अमाउंट अबव है वो एक्सक्लूसिव ऑफ GST दे रखा है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है मिस्टर अलाउद्दीन पेड CGST इतना और SGST इतना एज अ टैक्स कंसल्टेंट डिटरमाइन द फर्दर। इतने का तो ये पेड कर चुके हैं, और इन्हें पूछा गया कि फर्दर और कितनी टैक्स लाइबिलिटी इनकी बनती है। अब क्या है, आपने वैल्यू सप्लाई के अंदर पढ़ा होगा कि जो अगर आपको डिस्काउंट मिलता है वो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई ड्यूली रिकॉर्ड होना चाहिए टैक्स इनवॉइस के अंदर, वो इनवॉइस के अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन ये 2,000 रुपये का डिस्काउंट जो है इन्वॉल्व नहीं था,
तो ये डिस्काउंट माइनस नहीं होगा। और टोटल अमाउंट ऑफ वैल्यू सप्लाई कैसे बनेगी? वैल्यू सप्लाई का आपने पढ़ा होगा, 2 लाख प्लस पैकेजिंग चार्जेस 3,000 के, फ्रेट चार्जेस भी ऐड हो जाएंगे 2,500 के, प्लस 1,500। तो 2,07,000 रुपये बनेगा। इसमें से 2,000 माइनस हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ये ऑलरेडी बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई इनवॉइस में रिकॉर्ड नहीं है ये 2,000 रुपये। तो आपको 2,07,000 के ऊपर ही 9% निकालोगे तो कितना बनेगा? 18,630। आप पहले 18,000 जमा कर चुके हो, तो आपको 630 रुपये और फर्दर लाइबिलिटी है, वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अब 46 क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 46 का क्वेश्चन में लिखा हुआ है, शाह बीड़ी कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करती है सिगरेट्स, और ये वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड है। इसका टर्नओवर जो है कंपनी का करंट फाइनेंशियल ईयर में वो 90 लाख का है। ठीक है। द एक्साइज ड्यूटी पेड ऑन द सिगरेट इज रिमूव इज 10 लाख, और इसमें 10 लाख रुपए की एक्साइज ड्यूटी भी थी जो कि रिमूव करके अलग से दे रखी है। CGST SGST बता रखा है 18 लाख ईच। द कंपनी ऑल्सो रिकवर्ड द एक्चुअल रेट ऑफ 5 लाख फ्रॉम द बायर ऑफ द सिगरेट। ठीक है। और फिर इसके आंसर क्वेश्चन पूछा गया है, एग्रीगेट टर्नओवर बताना है किसका? शाह बीडी का एग्रीगेट टर्नओवर बताना है। ठीक है। तो हमें एग्रीगेट टर्नओवर बताना है, तो क्या दिक्कत है? आपने वैल्यू सप्लाई में पढ़ा होगा, सारे टैक्स इन्वॉल्व हो जाएंगे CGST SGST को छोड़ के। तो 90 लाख प्लस 10 लाख प्लस 5 लाख, तो 1,05,00,000 हो जाएगा। इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। इसका आंसर डी है, 1,05,00,000। 47 क्वेश्चन पे आ जाओ। मिस्टर चमन रजिस्टर्ड है किसमें? GST में रजिस्टर्ड है। ठीक है। और वो डोमेस्टिक ट्रेडर भी हैं और एक्सपोर्टर भी हैं। इनका एनुअल टर्नओवर की डिटेल्स दे रखी है। ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया, पहले वो पढ़ते हैं। नो जीएसटी इज पेबल ऑन एग्जाम्प्ट एंड एक्सपोर्टेड गुड्स। ठीक है, इन्होंने कोई जीएसटी नहीं पे करा। ठीक है। मिस्टर चमन सीक्स योर हेल्प इन कैलकुलेटिंग द आईटीसी बताना है इनका। तो भाई देखो, जो आपका टैक्सेबल गुड्स है उस पे आपको आईटीसी मिल जाएगी। एग्जाम्प्ट गुड्स पे आईटीसी नहीं मिलती, आपको सबको पता होगा। और एक्सपोर्ट गुड्स पे भी आपको आईटीसी मिल जाती है, तो दोनों पे मिल जाएगी, टैक्सेबल गुड्स पे भी और एक्सपोर्टेड गुड्स पे भी। तो जो 9 लाख प्लस 2 लाख कितने हो गए? 11 लाख। 11 लाख आंसर होना चाहिए नीचे। 11 लाख आंसर है। ठीक है। 48 पे आ जाओ। 48 में देखा, मिस्टर प्रभु जो है वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, इज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग में है ये मार्बल हैंडीक्राफ्ट के, और डोमेस्टिकली एज एक्सपोर्टिंग द सेम, डोमेस्टिकली भी इन्वॉल्व है और ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है। इनका टर्नओवर दे रखा है और आईटीसी दे रखी है। ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, मिस्टर प्रभु एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स एलयूटी में, गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है रिफंड चैप्टर का है। वैल्यू ऑफ लाइकेबल गुड्स के बारे में भी बता रखा है जो कि 60 लाख है। ये आपको यहाँ से पता चल गया होगा, रिफंड चैप्टर का क्वेश्चन है। मिस्टर प्रभु सीक्स योर हेल्प इन कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ रिफंड ऑफ आईटीसी विच ही इज एलिजिबल टू क्लेम अंडर जीएसटी लॉ। कितने अमाउंट का रिफंड ले सकता है, मैं आपको ये बता देता हूँ। जो आपको पहले क्या होता है, नेट आईटीसी रूल 89(4) लगेगा पहली बात तो इसमें। फिर इसमें नेट आईटीसी मल्टीप्लाई बाय टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स डिवाइडेड बाय एग्रीगेट टर्नओवर। ठीक है। तो नेट आईटीसी इसमें किसकी मिलेगी आपको? एक तो आपको टैक्सेबल गुड्स की आईटीसी मिल जाएगी, एंड इसकी मिल जाएगी 5.5 लाख। 12.5 लाख प्लस 5.5 लाख कितने हो गए? ये हो गए 18 लाख हो गए। अब क्या करना होगा आपको? टर्नओवर और जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स निकालना होगा। वो कैसे निकलता है? एक्सपोर्टेड गुड्स जो आपने करी है वो, और 1.5 टाइम्स ऑफ लाइक गुड्स का 1.5 टाइम्स कर दो, तो उसका क्या लेना होता है? लोअर लेना होता है 75 लाख का, एंड 1.5 टाइम्स ऑफ 60 लाख का लोअर, क्या कितना हुआ? 60 लाख का 1.5 टाइम्स करेंगे तो 90 लाख हो जाएगा। 90 लाख और 75 लाख, विच एवर इज लोअर, 75 लाख। तो 75 लाख तो आपका जीरो रेटेड सप्लाई में आ जाएगा, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स में आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय कितना होगा? टैक्सेबल गुड्स प्लस टैक्सेबल गुड्स एंड एक्सपोर्टेड गुड्स, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 करोड़। 2 करोड़। तो आपका नेट आईटीसी हो गया 18 लाख, 18 लैक्स, मल्टीप्लाई बाय 75 लाख टर्नओवर और जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स डिवाइडेड बाय 200 लैक्स कह लो या 2 करोड़ कह लो। ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 6.75 लैक्स, मतलब कि 6,75,000 आंसर आ रहा है।
इसका आंसर बी हो गया। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 49 में। 49 में लिखा हुआ है स्टेट वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। जीरो रेटेड सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज विच अट्रैक्ट्स नील रेट ऑफ टैक्स। नहीं, जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब होता है एक्सपोर्ट करना, ठीक है। जीरो रेटेड सप्लाई मतलब एक्सपोर्टेशन और एक्सपोर्टिंग द गुड्स, या इसका मतलब ये नहीं होता कि नील रेट ऑफ टैक्स, ये नहीं मतलब होता। एग्जाम सप्लाई का मतलब होता है विच अट्रैक्ट्स नील रेट ऑफ टैक्स, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट भी गलत हो गई, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गई। अब थर्ड में चलते हैं। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मींस, नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब जिसपे जीएसटी लगता ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि सीजीएसटी एक्ट पे नहीं लगता लेकिन आईजीएसटी एक्ट में लगता है, नहीं नहीं नहीं। नॉन टैक्सेबल सप्लाई जिसपे टैक्स लगता ही नहीं, जिसपे नॉट लेवी, टैक्स लेवी नहीं होगा, तो थर्ड वाली स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो तीनों फॉल्स है, 1 2 3 फॉल्स है। और फोर्थ स्टेटमेंट दे रखा है आईटीसी में भी अवेल्ड फॉर जीरो रेटेड सप्लाई ऑन एग्जाम सप्लाई ऑन एग्जाम्प्टेड गुड्स। जो एग्जाम गुड्स पे है आप आईटीसी ले सकते हो, हाँ आप आईटीसी उन पे ले सकते हो। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई, तो ए आ जाएगा इसका आंसर है। फॉल्स फॉल्स ट्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाओ। इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंसाइनमेंट सप्लाइड ऑन 20 अगस्त, 20 तारीख को जो कंसाइनमेंट सप्लाई हुआ प्रोविजनल असेसमेंट पे, वॉज रिजॉर्डेड टू बाय अ पर्सन हु फाइल्स रिटर्न ऑन मंथली बेसिस। मंथली बेसिस पे रिटर्न फाइल होती है, ठीक है। तो 20 अगस्त का है अगर, तो अगस्त की रिटर्न कब फाइल होती है, सितंबर, सितंबर में फाइल होती है। अगस्त के बाद क्या आएगा, सितंबर आएगा। 20 सितंबर को इसकी रिटर्न फाइल होती है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है द असेसमेंट वॉज फाइनलाइज, 20 तारीख 20 नवंबर को फाइनलाइज होती है। और इसे लाइबल होगा डिफरेंस पे करने का आईजीएसटी का 10,000 का। टैक्स पेयर जो है ये अमाउंट पे करता है 20 दिसंबर को पे करता है। तो नंबर ऑफ डेज का इंटरेस्ट बताना है, कितने डेज का इंटरेस्ट लगेगा इस पे, ठीक है। तो हम लोग 20 अगस्त से पहली बात तो काउंट नहीं करेंगे, जिस दिन रिटर्न फाइल होगी उस दिन से, उसके अगले दिन से काउंट करेंगे, मतलब कि 21 सितंबर से काउंट करेंगे। तो सितंबर में होते हैं 30 डेज, तो 10 डेज हो गए किसके, सितंबर के हो गए। और जिस दिन ये जो है अमाउंट पे करा है उस दिन तक का इंटरेस्ट लेंगे। जिस दिन फाइनलाइजेशन हुआ है 20 तारीख को, उस दिन का नहीं, 20 दिसंबर को इसने पे करा है ना जो डिफरेंस अमाउंट था, तो 20 तारीख तक का, 20 दिसंबर तक का हम इसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे, नंबर ऑफ डेज लेंगे वहां तक लेंगे। तो सितंबर के 10 डेज, सितंबर के बाद अक्टूबर के पूरा आ गया, पूरा महीना अक्टूबर, फिर आ जाएगा नवंबर आपका पूरा, और 20 दिन दिसंबर के। तो आपका 91 डेज इसका आंसर आता है। इसका आंसर बी है, ठीक है। होपफुली आपको सारे समझ में आ रहे होंगे, सब बढ़िया से चल रहा होगा। तो अब हम फटाफट से क्वेश्चन नंबर 51 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 जो है उसमें लिखा हुआ है श्री राम सेवा ट्रस्ट जो है रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी में, इज अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अंडर सेक्शन 12 AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। इट हैज ऑर्गेनाइज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसने ऑर्गेनाइज करा है रिलेटिंग टू पर्सन ओवर द एज ऑफ 65 ईयर्स रिजाइडिंग इन अ मेट्रो सिटी। जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो सकता है वो ट्रस्ट कर सकता है, लेकिन ओवर 65 ईयर्स भी ठीक है। लेकिन इसमें ये है जो कि पर्सन रिजाइडिंग कर रहे हैं, कहाँ पे रह रहे हैं, मेट्रो सिटी में। मेट्रो सिटी वालों के लिए नहीं कर सकते आप, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कर सकते हो, रूरल एरिया में जो बंदे रह रहे हैं उनके लिए कर सकते हो। तो ये आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, चाहे सब्सक्रिप्शन फीस हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि आपने मेट्रो सिटी वालों के लिए करा है, रूरल एरिया वालों के लिए करते तो सही रहता। तो आप सारे अमाउंट ऐड करते चलो। 50,000, 1 लाख, ये स्पॉन्सरशिप फीस 1 लाख रुपए हो गई, और कंसिडरेशन फॉर सप्लाई गुड्स 3 लाख, तो 4.5 लाख हो गए। Beside the trust had received the donation 2 lakh in April from the Mehta Builders. Trust is entitled to use the donation for any purpose. Hanuman accountant is not able to determine the tax liability for the above amount received under the GST law. He seeks a, तो भाई जो सारी साफ बात है, जो 4.5 लाख रुपए आया आपका, जो आपने कंसिडरेशन आपने फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और जो सब्सक्रिप्शन वगैरह मिला है, तो ये आपका एग्जाम्प्ट नहीं है, और 4.5 लाख रुपए आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 52 पे, जिसमें लिखा हुआ है हैप्पी सिंह इज अ लॉफुल ओनर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस सिचुएटेड इन द चंडीगढ़, ठीक है। हैप्पी सिंह जो है रेसिडेंशियल हाउस है इसके पास चंडीगढ़ में, ठीक है। इसने उसके 4 फ्लोर बना लिए,
फर्स्ट दो फ्लोर्स, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर इसने अपने लिए रख लिया, और थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर क्या कर दिया इसने, रेंट आउट कर दिया, लेट आउट कर दिया, ठीक है। रतनजोत सिंह को, जो कि थर्ड फ्लोर का टेनेंट है, उसने टेनेंसी राइट्स दे दी। रतनजोत सिंह ने क्या करा, जो कि थर्ड फ्लोर पे रहता है, उसने अपनी टेनेंसी राइट किसको दे दी, परमिंदर सिंह को, फॉर अ टेनेंसी प्रीमियम ऑफ 5 lakhs। तो आपको, अब मैं आपको बता देता हूँ, इसमें पूछा जाएगा आपकी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या है। तो जो हैप्पी सिंह है, उसकी तो कोई टेनेंसी प्रीमियम जो मिला उसे, ये रतनजोत सिंह को मिला, ठीक है। यहाँ हैप्पी सिंह को नहीं मिला, क्योंकि उसने टेनेंसी राइट दिया है, रतनजोत सिंह ने दिया है। तो 5 लाख रुपए का जो टेनेंसी प्रीमियम है वो वैल्यू टैक्सेबल सप्लाई किसके अंडर हो जाएगा, रतनजोत सिंह के अंडर। और हैप्पी सिंह को ये नहीं मिला टेनेंसी प्रीमियम, तो उसके लिए वो क्या रहेगा, नील रहेगा। सिंपल था ये तो, बहुत ज्यादा। सप्लाई अंडर जीएसटी आपने चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें होगा ये। इसका बी आंसर है। 53 में आ जाते हैं हम लोग। लकी सिंह आप रेजिडेंट ऑफ नोएडा का है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, और एक प्राइवेट फर्म में काम करता है। ये हिमाचल प्रदेश गया फॉर अ फैमिली वेकेशन, अपनी फैमिली के साथ वेकेशन में के लिए गया, दिल्ली चंडीगढ़ हिमाचल, अपनी कार से गया, ठीक है। जब ये चंडीगढ़ में एंटर हुआ तो इसकी गाड़ी में कोई टेक्निकल इश्यूज आ गए, ठीक है। इसने क्या करा, ऑन रोड सर्विसेज को बुलाया अपनी कार ठीक करने के लिए। वो जो कंपनी है ऑन रोड्स, ये रजिस्टर्ड है कहाँ पे, दिल्ली में रजिस्टर्ड है। कार रिपेयर कर दी इनके स्टाफ ने, लिखा हुआ है ऐसा। ऑन रोड डज नॉट हैव द पॉलिसी टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द एड्रेस और द पर्सन टेकिंग द कार असिस्टेंस, ठीक है। क्या है, ऑन रोड्स जो है ना, क्या है ये, इनका ये काम नहीं है कि ये एड्रेस रिकॉर्ड करते हैं अपने, जो जिसको सर्विसेज दे रहे हैं उनका एड्रेस नहीं रिकॉर्ड करते, ये लिखा हुआ है। और इसमें बता रखा है वैल्यू सप्लाई जो है 50,000 के, जिसमें से लेबर चार्जेस 40,000 के, एंड स्पेयर पार्ट जो है 10,000 के। बिल जो है वो सपोज टू बी जनरेटेड ऑनलाइन, लेकिन सर्वर का टेक्निकल इशू की वजह से वो जनरेट नहीं हो पाया। तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई बतानी है, ये इसमें आपका सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 लगेगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक केस नहीं है और ये अनरजिस्टर्ड पर्सन को है। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में पहला केस ये होता है कि अगर आपके पास जो रेसिपिएंट है उसका वो है, एड्रेस है, तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई उसे मान लेंगे। लेकिन अगर एड्रेस नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है, तो अब आपको क्या करना होगा, आपको लोकेशन ऑफ सप्लायर को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अब ऑन रोड्स क्या है, सप्लायर है, तो इसकी इसका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे, मतलब दिल्ली मान लेंगे, ठीक है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि मोस्टली बच्चों को स्पेसिफिक केसेस तो याद होते हैं, लेकिन ये जनरल रूल एकदम क्लिक नहीं कर पाता। क्वेश्चन अच्छा था, एक बार आप चाहो तो इसे फिर से पढ़ लेना, मैं टेलीग्राम चैनल पर जरूर डालूंगा इसे, तो आप जरूर देखना, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा इसका। आप 54 पे आ जाओ। 54 में दे रखा है लेक्स कॉरपोरेशन इज ए मैन्युफैक्चर है, फ्रूट जूस बनाता है ये, और ये रजिस्टर्ड भी है जीएसटी में। इसने क्या करा, परचेज करे प्लास्टिक बॉटल कार्डबोर्ड परचेज करा, और इसने सेंड द सेम फॉर एफिक्सिंग, ठीक है। और इसने उन बॉटल पे स्टिकर्स चिपकवाने के लिए और बॉक्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए अपने जॉब वर्कर को भेज दिया, जो जिसका नाम है हैमर इंडस्ट्रीज। इसके आगे लिखा हुआ है दिस रॉ मटेरियल सेंड डायरेक्टली फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सप्लायर टू द प्रेमाइसेस जॉब वर्कर, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन, आपको जॉब वर्कर का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो यहाँ पे सुन लो। अगर गुड्स जो हैं वो प्रिंसिपल की जगह से, मतलब लेक्स कॉर्प की जगह से अगर गुड्स जाते, तो हम जिस जहाँ लेक्स कॉर्प की डेट को ही कंसिडर करते जिस दिन लेक्स कॉर्प ने यहाँ से गुड्स भेजे जॉब वर्कर को। तो उस डेट के अंदर उस डे को मानते कि हाँ इस दिन सामान गया है, पहुंच गया है किसके पास, जॉब वर्कर के पास। लेकिन अगर हम जिससे हम ये प्लास्टिक बॉटल वगैरह खरीद रहे हैं वो सप्लायर से ही, लेक्सकॉप जैसे अपने सप्लायर से ही कह रहा है कि सीधा आप मेरे जॉब वर्कर के पास भिजवा देना, हैमर इंडस्ट्रीज के पास सामान भिजवा देना। तो जिस दिन हैमर इंडस्ट्रीज के पास सामान पहुंचेगा उस दिन को मानेंगे कि हाँ ये इसे रिसिप्ट ऑफ गुड्स उस दिन से हुई है। और दोनों ही केसेस में, चाहे केस 1 मैंने बताया चाहे केस केस 2 बताया,
दोनों ही केसेस में आपके जो सामान है वो 1 साल के अंदर आ जाना चाहिए, नहीं तो वो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में प्रिंसिपल के बिजनेस में काउंट होगा, किसके में, लेक्स कॉर्प के। ठीक है। अब क्वेश्चन में एक बार पूछ देख लेते हैं पूछना क्या चाह रहा है। इसमें पूछा है द टोटल अमाउंट ऑफ टू बी एडेड टू द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ लेक्स कॉर्पोरेशन इन केस ऑफ वायोलेशन ऑफ प्रोविजन। ठीक है। तो कौन से केसेस में जो है आपका काउंट होगा कि इसने प्रोविजन को वायोलेशन ऑफ प्रोविजन हुआ है। तो पहला केस देखते हैं। तो इसका मतलब हमें ये देखना है डेट और रिसिप्ट ऑफ हैमर ऑफ इंडस्ट्रीज, इसे और इसको कंपैरिजन करना है, इन दोनों को लास्ट 2 कॉलम्स को कंपैरिजन करना है। 15/7/2021 को सामान गया था और ये आया 12/7/2022 में, तो ये विद इन 1 ईयर हो गया, तो ये वॉयलेशन नहीं हुआ। ये वॉयलेशन नहीं हुआ तो इसको ऐड नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद है 27/9/2021 हो गया, जो कि आया 13/10 को, मतलब ये 1 साल से ज्यादा हो गया तो 24,000 ऐड हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ, तीसरा केस है 25/12/2021 और 16/8/2023, साल चेंज हो गया है, ध्यान रखना। 2022 नहीं है वो, 1 साल नहीं है, तो ये भी काउंट हो जाएगा। ठीक है। आपका 96 ऐड हो गया एंड आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ। और उसके बाद फोर्थ वाला जो है केस 25 जनवरी 2022 में गया और 23, तो ये भी वॉयलेशन नहीं हुआ। लास्ट वाला केस देख लेते हैं, 26 फरवरी को गया 2022 में और 28 फरवरी 2023, इसमें वॉयलेशन हो गया, ये विद इन 1 ईयर नहीं है, तो प्लस कर देंगे 42 और, तो आपका आ जाएगा कितना, 1,62,000 आ जाएगा। और इस पे इंटरेस्ट कितने रेट से लगेगा, 18% से लगेगा। अभी तक जीएसटी में कोई सा भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसमें 24% से रेट लग रहा हो। ठीक है। तो ये इंटरेस्ट लगेगा इस पे 18% से, और आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाते हैं फटाफट से। एन अपील टू द हाई कोर्ट कैन बी लिविड अंडर द सीजीएसटी एक्ट 2017 इन द फॉलोइंग केसेस। कौन से केसेस में आप हाई कोर्ट को अपील कर सकते हो? अगर आप स्टेट बेंच से एग्रीड हो तो आप जा सकते हो, क्वेश्चन ऑफ लॉ हो तो आप जा सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर आपका नेशनल बेंच का केस होगा तो आप सीधा कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। नेशनल बेंच का केस होगा तो कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। बाय अ पर्सन एग्रीड अंडर द ऑर्डर पास ऑफ स्टेट बेंच, तो भाई इसमें तो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट तो ठीक है। सेकंड में लिखा हुआ है एग्रीड पर्सन पास ऑर्डर पास बाय द नेशनल बेंच, तो भाई ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो ये नहीं आएगा। एंड थर्ड पढ़ लेते हैं, फॉर अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो ये भी ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द आंसर। फर्स्ट एंड थर्ड इज द आंसर, कहाँ गया ये। ठीक है, ये रहा 55, ये रहा 55 का आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड, बी वाला। 56 पे आ जाते हैं। रीना बनर्जी एंड एसोसिएट इज एंगेज इन द रिटेल बिजनेस ऑफ सेलिंग मोबाइल्स इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ये एंगेज है रिटेल बिजनेस में, अपने मोबाइल्स के में। इसने क्या करा है, इट अफेक्टेड द कस्टमर्स इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। इसने सप्लाई वहां पे भी करी है, किसने कहाँ पे करी है, उत्तर प्रदेश में भी करी है और हरियाणा में करी है, मतलब कि ये इंटर स्टेट सप्लाई भी कर रही है। और इसका टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कितना हो गया, 18 लाख। ओनिंग टू द लो प्रॉफिट मार्जिन, इसने क्या करा कि अपना बिजनेस को शट डाउन करने का सोचा है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, द प्रॉपर ऑफिसर हैज कलेक्टेड द एविडेंस of the interstate sales of the mobile phone affected by Reena Banerjee and associates during the current financial year। ठीक है। नाउ द प्रॉपर ऑफिसर क्या चाहता है, वांट टू मेक द असेसमेंट। अब प्रॉपर ऑफिसर किस में असेसमेंट करेगा, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में से असेस करेगा। ठीक है। क्योंकि अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो तो आपको कंपलसरी क्या लेना होता है, रजिस्ट्रेशन लेना होता है। जो अगर इंट्रास्टेट सप्लाई करती है गुड्स का, तो उसमें तो है लिमिट दे रखी है, आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट दे रखी है। लेकिन इस केस में जो है आपको इंटर स्टेट सप्लाई है, तो आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और इसका असेसमेंट किस में होगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन की कैटेगरी में। जो बाकी 3 केसेस हैं, सेल्फ असेसमेंट, प्रोविजनल, स्पेशल, वो तीनों अलग हैं। अब आ जाते हैं 57 पे। 57 में दे रखा है, फ्यूरी इंडिया लिमिटेड ने रिसीव कराया है ऑर्डर $5 लाख का यूएस क्लाइंट बेस से
फ्यूरी इंडिया कहती है कि मैं ये काम अकेले नहीं कर पाऊंगी, एंटायर सर्विस पूरी नहीं दे पाऊंगी, तो ये निक आईएनसी जो है मैक्सिको की, उसे कहती है कि कुछ सर्विसेज आप भी अपनी तरफ से सप्लाई कर दो। ऐसा करो, 40% का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आप सप्लाई कर देना। किसको? मेरे यूएस क्लाइंट को। तो मतलब 2 लाख की सर्विसेज मैक्सिको वाली देगी, और जो फ्यूरी इंडिया लिमिटेड है वो 3 लाख की सर्विसेज देगी। ठीक है। फ्यूरी ने रेस करा, इनवॉइस कितने का रेस करा? $5 लाख का। लेकिन जो यूएस क्लाइंट ने क्या करा है, $3 लाख तो इंडिया वाली को दे दिए, और $2 लाख किसको दे दिए? मैक्सिको वाली को दे दिए। ठीक है। फिर इसमें लिखा है फ्यूरी इंडिया ऑल्सो पेड आईजीएसटी 18% ऑन द सर्विसेज इंपोर्टेड फ्रॉम निकायंसी। ये भी ठीक है। एज्यूमिंग ऑल द कंडीशंस, सारी आईजीएसटी की फुलफिल हो गई, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। भाई आपके लिए तो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज $5 लाख की है। अब आपके सप्लायर ने पेमेंट कर दी, लेकिन आपके लिए तो एक्सपोर्ट वैल्यू पूरी ही $5 लाख की है। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का ही अमाउंट आ जाएगा $5 लाख। ये भी इजी क्वेश्चन था एक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 58 में। सुखमनी ट्रेडर रजिस्टर्ड है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। परचेज करते हैं, 2 साल पहले इन्होंने मशीनरी परचेज करी थी 2 करोड़ की, जिसपे इन्होंने आईटीसी नहीं लिया था एट द टाइम ऑफ परचेज। आफ्टर यूजिंग द मशीनरी, इन्होंने 2 साल मशीनरी यूज करने के बाद क्या क्या करा? फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। ठीक है। मंथ ऑफ सितंबर में इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी, अनरिलेटेड पर्सन को दे दी, ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ओपन मार्केट वैल्यू मशीन। ठीक है, और ये दे रखा है। अच्छा, तो जो पहला केस है, इन्होंने महाराष्ट्र में मशीन खरीदी थी और इन्होंने आईटीसी भी नहीं लिया, और साथ ही साथ इन्होंने विदाउट कंसिडरेशन दे दिया, आईटीसी भी नहीं लिया और अनरिलेटेड पर्सन को दिया है। तो डीम सप्लाई पैरा 1 शेड्यूल 1 का केस नहीं बनेगा, और इस पे आईजीएसटी लेवी नहीं होगा। तो पहले केस में आईजीएसटी लेवी नहीं होगा क्योंकि महाराष्ट्र से पंजाब जा रही है, तो ये इंटर स्टेट सप्लाई है, लेकिन इस पे आईजीएसटी लेवी नहीं होगा क्योंकि इस पे डीम सप्लाई नहीं लगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बार बार इसलिए बोल रहा हूँ। फिर आ जाते हैं आगे। गिवन है क्वेश्चन में, इन द मंथ ऑफ द सितंबर इट आल्सो सप्लाइड द टैक्सेबल गुड्स। 50 लाख के गुड्स इसने टैक्सेबल गुड्स जो हैं रॉयल ऑयल कॉरपोरेशन को दी, इन टेरिटोरियल वाटर्स पे दी। जो टेरिटोरियल वाटर था वो 5 नॉटिकल माइल दूर था कहाँ से? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से। और 7 नॉटिकल माइल दूर था कहाँ से? स्टेट ऑफ केरला से। तो जो सबसे पास होता है ना, उस स्टेट को कंसीडर करा जाता है सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी लेवी करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, ये महाराष्ट्र की पार्टी है और इसने क्या करा है, 5 नॉटिकल माइल्स दूर है। तो इस केस में क्या होगा, महाराष्ट्र को ही मान लेंगे और आईजीएसटी लेवी नहीं होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी ही लेवी हो जाएगा। 50 लाख पे 9% निकालोगे तो 4.5 लाख रुपए आता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। 59 में दे रखा है कि इनमें से कौन सी सर्विसेज जो है नॉट क्वालिफाई एज OIDR। तो जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट मैनुअली ईमेल्ड बाय प्रोवाइडर है, ये वाली जो मैनुअली ईमेल्ड बाय प्रोवाइडर है पीडीएफ डॉक्यूमेंट में, वो क्या हो गई? ये डज नॉट क्वालिफाई करती है। OIDR ये नहीं है। बाकी आप पढ़ोगे ना, BC और D, इसमें लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली डाउनलोडेड, तो ये OIDAR है। ऑनलाइन कोर्स प्री रिकॉर्डेड वीडियोज एंड डाउनलोडेड पीडीएफ्स, तो ये भी OIDR है। एंड स्टॉक फोटोग्राफ्स अवेलेबल फॉर ऑटोमेटिक डाउनलोड, तो ये भी क्या होगी? OIDAR है। तो बाकी तीनों तो हैं लेकिन ये वाली नहीं है, ए वाली, तो ए आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है ड्यूरिंग द एसेस ऑफ एनी बिजनेस प्रेमाइसेस, सेक्शन 71 में जब बिजनेस प्रेमाइसेस एसेस हो रहा होता है तो कौन से एस्पेक्ट्स जो हैं ऑफिसर इंस्पेक्ट कर सकता है? ट्रायल बैलेंस कर सकता है, हाँ कर सकता है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स कर सकता है। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट कर सकता है। इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कर सकता है। चारों तो कर सकता है, फिर क्या दिक्कत है? अब पूछा क्या है बताओ? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो 1 2 3 4 आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाओ। इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन एन इम्पोर्टर क्लेम अबेटमेंट? अबेटमेंट कहाँ ले सकता है? अबेटमेंट वहां ले सकता है जहां गुड्स डैमेज हुई हो लेकिन इम्पोर्टर का नेग्लिजेंस ना हो, और बिफोर आफ्टर अनलोडिंग हो, और बिफोर एग्जामिनेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर। एक बार फिर से सुन लो। गुड्स डैमेज हुई हो लेकिन नेग्लिजेंस इम्पोर्टर के ना हो, आफ्टर अनलोडिंग हुई हो, और बिफोर एग्जामिनेशन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर या कस्टम अथॉरिटी, कुछ भी हो सकता है।
अब क्या है, फर्स्ट केस में दे रखा है गुड्स पिल्फर ड्यूरिंग अनलोडिंग, ये तो इनकरेक्ट है। सेकंड वाला में आ जाओ, गुड्स डैमेज बाय एक्सीडेंट ड्यू टू नेग्लिजेंस, तो ये भी नहीं आएगा, अबेटमेंट इसमें नहीं मिलेगी। थर्ड में आ जाओ, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट वाइल बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द वेयर हाउस, नहीं वेयर हाउस का तो क्वेश्चन ही नहीं जा रहा भाई, अबेटमेंट का क्वेश्चन नहीं। वेयर हाउस तक तो बाद बाद में होती है ना, पहले यहाँ पे तो आ जाओ। और गुड्स डैमेज बाय एक्सीडेंट नॉट ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ इम्पोर्टर, ठीक है, आफ्टर अनलोडिंग, ठीक है, बट बिफोर एग्जामिनेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो देखते नीचे ऑप्शन दे रखा होगा, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन ओनली फोर्थ, हाँ सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, तो पढ़ लेते हैं भाई कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्पेशल एग्जामिशन अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कस्टम एक्ट इज ग्रांटेड बाय इशूइंग अ नोटिफिकेशन। जो भाई देखो स्पेशल एग्जामिशन दी जाती है, तुमने ये चारों लाइनें नीचे पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन कॉमन सेंस इस्तेमाल करना, डरना मत क्वेश्चन से। स्पेशल एग्जामिशन जो है वो जब भी दी जाती है वो स्पेशल ऑर्डर्स के थ्रू दी जाती है, नोटिफिकेशन में नहीं आती, ठीक है ना। तो पहला जो है स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट है। सेकंड में आ जाओ, जनरल एग्जामिशन जो है अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कस्टम एक्ट इज ग्रांटेड बाय इशूइंग एन ऑर्डर। अरे जनरल एग्जामिशन जो दी जाती है वो नोटिफिकेशन के थ्रू दी जाती है। कोई भी जनरल एग्जामिशन होगी जो सबको दी जाएगी वो जनरल नोटिफिकेशन के थ्रू दी जाएगी, ऑर्डर के पास नहीं होता, उसके लिए ऑर्डर पास नहीं होता। हाँ किसी को स्पेसिफिकली देनी होती है ना एग्जामिशन, तो ऑर्डर पास होता है। तो भाई दोनों स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो गई, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड में आ जाओ, स्पेशल एग्जामिशन इज रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश इन ऑफिशियल गैजेट। अरे भाई स्पेशल एग्जामिशन वो ऑफिशियल गैजेट में क्यों देनी है जब एक ही पर्सन को दी जाएगी, ये थोड़ी ना सबको थोड़ा बताना है, लेकिन जनरल एग्जामिशन जो होती है वो ऑफिशियल गैजेट में दी जाती है। अच्छा फोर्थ पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। जनरल एग्जामिशन नॉट रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश इन ऑफिशियल, अरे ये भी गलत दे रखी है। जनरल एग्जामिशन तो मैंने अभी आपको बताया ही, जनरल एग्जामिशन जो है वो तो ऑफिशियल गैजेट में दी जाएगी ना, नोटिफिकेशन के थ्रू। तो ये चारों ही स्टेटमेंट से आ हो गई, इनकरेक्ट हो गई। देखो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, मस्त पढ़ना है और पास होना है, क्रैक होगा, सारा क्वेश्चन क्रैक होगा। तो चूज द अप्रोप्रिएट वन है, 1 2 3 4 आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 63 पे आ जाओ फटाफट से। एबीसी जो है एक्सपोर्ट करता है सर्टेन गुड्स लास्ट ईयर, ठीक है, द बायर हैज सेंट बैक दोज गुड्स सिंस द सेम वर अंडर द वारंटी। अच्छा एबीसी ने गुड्स भेजी है यहाँ से बाहर, बेची है सामान, पिछले साल भेजा था। बायर ने क्या करा है, जो वहां का बायर है उसने वो सामान वापस भेज दिया है क्योंकि कुछ खराबी हो गई है, रिपेयर्स वगैरह का रिक्वायरमेंट है इसलिए। क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाय द एबीसी टू अवेल द एग्जामिशन ऑन गुड्स री इम्पोर्टेड फॉर द रिपेयर्स अंडर नोटिफिकेशन नंबर दिस कस्टम डेटेड दिस, ठीक है। क्या है इस क्वेश्चन में, आपने सामान सेल करा था, अब आपने सामान जो सेल करा था उसको दोबारा से आपको री एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो गुड्स जो है वापस आ गई हैं आपके पास, तो आपको दोबारा सामान भेजना पड़ेगा। तो पहले तो ये है कि आपको कौन कौन सी कंडीशंस बतानी, सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। जब वो गुड्स आएंगी तो वो एक बॉन्ड के थ्रू आएंगी। हम पहले गुड्स को इंपोर्ट करेंगे, जो हमने सेल करा था ना वो इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, तो एक बॉन्ड बनेगा उसके लिए। तो पहले तो एट द टाइम ऑफ इम्पोर्टेशन हमें एक बॉन्ड देखना पड़ेगा, और दोबारा उस गुड्स को भेजना पड़ेगा ना ठीक रिपेयर करके। जब आप रिपेयर करके भेजोगे तो वो 6 महीने के अंदर भेजना है, लेकिन आपको सपोज 6 महीने में नहीं हो पा रहा रिपेयर, तो आपको उसे 1 साल के अंदर भेजना है, टाइम एक्सटेंड सिर्फ 1 साल तक और हो सकता है। ये आपने कॉन्सेप्ट अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ पे समझ लो। पहली बात तो गुड्स इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, एक बॉन्ड के अंदर इंपोर्ट होंगी, फिर दोबारा री एक्सपोर्ट करना पड़ेगा उस गुड्स को। तो आपको वो 6 महीने में री एक्सपोर्ट करना है, सपोज वो नहीं ठीक हो पाए कुछ भी कारण है, तो आपको टाइम एक्सटेंड करके विद इन 1 ईयर आपको वो दोबारा री एक्सपोर्ट करनी होंगी, ठीक है। तो पहली कंडीशन पहला दे रखा है एबीसी लिमिटेड एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, हाँ ये तो करना पड़ेगा। गुड मस्ट बी री एक्सपोर्टेड विद इन 6 मंथ्स, ठीक है, और 1 ईयर इफ द टाइम एक्सटेंडेड ऑफ द डेट ऑफ री इम्पोर्टेशन, ये भी ठीक है, दोनों कंडीशन ठीक है। इन केस ऑफ गुड्स आर नॉट रिपेयर्ड, अगर गुड्स नहीं रिपेयर हो पाती तो आपको न्यू गुड्स सेंड करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि गुड्स रिपेयर नहीं हो पाती तो आपको 6 महीने में आपको गुड्स सेंड करनी पड़ेगी, एबीसी के ऊपर ये कोई वो नहीं आ जाएगा। तो पहली दो कंडीशंस सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, थर्ड स्टेटमेंट्स का ऐसा कोई वो नहीं है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट एंड टू आपका आंसर होना चाहिए, तो इसका आंसर डी हो गया। 64 पे आ जाओ। एक्स वाई लिमिटेड सेंड सर्टेन गुड्स abroad for repairs
अब क्या हुआ है, पहले तो हमने सामान बेचा था तो वो हमारे पास ठीक होने के लिए रिपेयर्स पे आई थी। अब क्या है, हमने पहले सामान बाहर से खरीदा होगा और हम अब रिपेयर्स के लिए भेज रहे हैं। ठीक है, ये री इम्पोर्टेशन का केस हो जाएगा। ऊपर वाला री एक्सपोर्टेशन का केस था, ये वाला री इम्पोर्टेशन का केस हो जाएगा। एक्स वाई जेड क्या है, गुड्स रिपेयर के लिए भेजता है। एक्स वाई जेड हैज बीन एडवाइस, इसे एडवाइस करा गया कंसल्टेंट के थ्रू कि आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, चाहे BCD हो, IGST हो, GST कंपनसेशन सेस हो, किस पे देनी होगी? फिर कॉस्ट ऑफ रिपेयर पे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स पे, यूज इन रिपेयर्स पे, और इंश्योरेंस फ्रेट देना पड़ेगा बोथ वेज के ऊपर, ये सब लिखा हुआ है। तो आपको कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है? पहला होता है कि वो जो आपने रिपेयर करने के लिए गुड्स भेजी हैं वो री इम्पोर्ट हो जाएं। जी इम्पोर्टेशन का केस हो गया, री इम्पोर्ट हो जाएं 3 साल में, या फिर एक्सटेंडेड टाइम पीरियड मैक्सिमम 5 साल में, या तो 3 साल में या मैक्सिमम टाइम पीरियड 5 साल में। जो गुड्स आपने एक्सपोर्ट करी थी यहाँ से वो इंपोर्ट के टाइम पे भी सेम हो, मतलब एक्सपोर्टेड एंड री इम्पोर्टेड गुड्स आर सेम। और जो ओनरशिप है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 कंडीशन होती है, आपने पढ़ी होंगी। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। तो पहला कंडीशन है द री इम्पोर्टेशन इज डन विद इन 3 ईयर्स, और एक्सटेंड कर दिए तो 5 ईयर्स। ठीक है, ये तो है। एक्सपोर्ट और री इम्पोर्ट गुड्स सेम होनी चाहिए, ओनरशिप चेंज नहीं होनी चाहिए। थर्ड देख लेते हैं क्या है, ओनरशिप चेंज नहीं होनी नहीं चाहिए, ये गिवन है। तो 1 2 3 तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो यही बताना है अप्रोप्रिएट वन कौन है, तो 1 2 3 करेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 65 पे आ जाओ फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज आर एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग SWS? SWS तो केवल BCD पे लगता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी पे लगता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, कौन सी ड्यूटी एक्सक्लूड करनी होगी? सेफगार्ड ड्यूटी एक्सक्लूड करनी होगी, ठीक है। काउंटर बिलिंग ड्यूटी अगर है तो वो भी एक्सक्लूड करनी होगी। सोशल वेलफेयर सरचार्ज पे तो सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगता, ठीक है, ये भी एक्सक्लूड होगी। और एंटी डंपिंग ड्यूटी भी एक्सक्लूड होगी। तो तीनों ही, चारों ही एक्सक्लूड होंगी। तो अप्रोप्रिएट वन चूज करना है हमें इसमें भी। तो ये आंसर हो गया 1 2 3 4, ठीक है ना, चारों ही एक्सक्लूड होंगी। 66 पे आ जाओ। 66 में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिविलेजेस आर ग्रांटेड टू द स्टेटस होल्डर को, कौन कौन से प्रिविलेजेस हैं एज पर FTP पॉलिसी 2015-20? ये तो 2023 हो गया ना शायद, अब आ गया आपका, मुझे जहां तक पता है। ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। Authorization and custom clearances for both imports and exports may be granted on self declaration basis. हाँ, पहला स्टेटस होल्डर में प्रिविलेजेस है, हाँ वही। आप सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे ऑथराइजेशन कर सकते हो। 2 स्टार जो एक्सपोर्ट हाउसेज होते हैं वो उन्हें स्टैब्लिश कर सकते हैं, वेयर हाउस, एक्सपोर्ट वेयर हाउस स्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट जो है, इनपुट आउटपुट नॉर्म्स में भी फिक्स ऑन प्रायोरिटी विद इन 60 डेज बाय द नॉर्म्स कमेटी। यहाँ पे विद इन 7 डेज लिखा हुआ है, ये विद इन 60 डेज होगा। ये वाली स्टेटमेंट जो है ये वाली इनकरेक्ट है। तो अब तक फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, और थर्ड इनकरेक्ट है। फोर्थ में आ जाओ, एग्जामेशन फ्रॉम फर्निशिंग बैंक गारंटी इन स्कीम्स अंडर FTP। हाँ, तो ये भी एग्जामेशन मिल जाती है आपको बैंक गारंटी वाली। तो 1 2 3, 1 2 एंड 4 इज करेक्ट, और थर्ड वाली इज नॉट करेक्ट। चूज अप्रोप्रिएट वन पूछा है तो बस ठीक है भाई, अप्रोप्रिएट तो यही है, 1 2 एंड 4, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलो जल्दी जल्दी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी अंडर सेक्शन 9 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट शैल नॉट लेवी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो है वो लेवी नहीं होती अनलेस इट डिटरमाइन दैट सब्सिडी रिलेट टू एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। हाँ तो भाई पहला तो सही है, यही बात है, वहां पे लेवी नहीं होती, लेकिन तब लेवी होती है सब्सिडी रिलेट टू एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस से हो। तो भाई ये इस पे लग जाती है, तो फर्स्ट हो गया। फिर है सब्सिडी रिलेट टू यूज ऑफ डोमेस्टिक गुड्स ओवर इम्पोर्टेड गुड्स इन एक्सपोर्ट आर्टिकल, तो हाँ इस पे भी लग जाती है, ठीक है। फिर है थर्ड में, सब्सिडीज कन्फर्ड ऑन ऑल engage in the manufacture of article whether to be exported or to be consumed domestically। तो थर्ड वाला नहीं, थर्ड वाले पे नहीं लगेगी। तो भाई 1 और 2 इज द आंसर। अब आपको ये पता होगा, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी आपने पढ़ रखा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस वाले में। 1 एंड 2 इज द आंसर। फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी किस पे लगती है, लोअर ऑफ मार्जिन ऑफ डंपिंग और इंजरी मार्जिन, ठीक है ना, ये वाला भी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 69 में आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड अंडर द कस्टम लॉ? कौन सी स्टेटमेंट जो है वैलिड है कस्टम लॉ में?
कौन सी स्टेटमेंट जो है वैलिड है कस्टम लॉ में, ठीक है। इम्पोजिशन ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन एन आर्टिकल ऑफ टू कंपनसेट फॉर द सेम सिचुएशन ऑफ डंपिंग। तो भाई पहली स्टेटमेंट तो वैलिड नहीं है कि दोनों कंपनसेट करने के लिए ऑन डंपिंग, तो ये तो वैलिड नहीं है। फिर है imposition of countervailing duty on an article for the reason other than that same is exempt from duty borne by like article when meant for the consumption in the country of origin। तो भाई ये वाली स्टेटमेंट भी वैलिड नहीं है, सेकंड वाली भी वैलिड नहीं है। थर्ड है imposition of anti-dumping duty on an article imported from a member country of WTO that import of such article materially retards। हाँ, ये वाली भाई वैलिड है, क्योंकि ये क्या करती है, मटीरियली रिटार्ड्स करती है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी इंडस्ट्री इन इंडिया, उस पर इफेक्ट डालती है, तो तब एंटी ड्यूटी लगती है। ठीक है, तो थर्ड इज द आंसर। ओनली थ्री विल बी द आंसर, थर्ड विल बी द आंसर। ठीक है, डी पॉइंट हो गया इसका। अब इसमें बताना है कि अंडर द कस्टम लॉ इलेक्ट्रिक शेविंग मशीन किस में क्लासीफाई होगा। इलेक्ट्रिक शेवर्स एंड हेयर क्लिपर्स विथ सेल्फ कंटेन इलेक्ट्रिक मोटर्स। तो भाई हाँ, तो ये इलेक्ट्रिक शेविंग मशीन जिस मशीन लिखा हुआ है ना, तो भाई जहाँ मोटर और शेविंग मशीन दोनों होगा तो उसी में ही होना चाहिए। फिर भी हम 8509 पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल डोमेस्टिक अप्लायंसेज विद सेल्फ कंटेंट इलेक्ट्रो मोटर, नहीं इसमें नहीं होगा। तो 8510 में होगा, जिसमें शेवर्स एंड इलेक्ट्रो मोटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स दोनों आ रहा है। ठीक है, तो बड़ा आसान सा था वैसे। 71 में आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है एज पर जनरल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ इम्पोर्ट टैरिफ। ठीक है, इसमें दे रखा है ड्यूरेबल वुडन केस स्पेशली शेप्ड टू मेंटेन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड प्रेजेंटेड विद द सेम। एक ड्यूरेबल वुडन केस है जो कि स्पेशली शेप करा हुआ है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को रखने के लिए, और प्रेजेंट भी वैसा ही उसी तरीके से बनाया गया है उस बॉक्स को। शैल फॉलो द क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो हाँ, तो भाई करेक्ट है, क्योंकि ये उसी की शेप में आ रहा है और उसी की क्लासिफिकेशन में फॉलो हो जाएगा, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। वुडन केस जो है जिसपे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखा जाता है वो उसी के शेप का बना हुआ है बॉक्स। तो हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है पैकेजिंग मटेरियल्स प्रेजेंटेड विद गुड्स देयर इन शैल बी क्लासिफाइड विद द गुड्स। जो पैकेजिंग मटेरियल जो है गुड्स के साथ का, वो क्लासिफाई हो जाएगा गुड्स की तरह इफ दे आर अ काइंड ऑफ अ नॉर्मली यूज फॉर रिपीट फॉर पैकेजिंग और प्रोवाइडिंग सच पैकेजिंग फॉर रिपीटेटिव यूज। उसका दोबारा भी इस्तेमाल हो सकता है, एक पैकेजिंग मटेरियल है वो भी क्या पैकेजिंग गुड्स की तरह इस्तेमाल, गुड्स की तरह माना जाएगा, नहीं ये तो गलत, ये सेकंड वाला गलत है। उसको पैकेजिंग मटेरियल को आप गुड्स की तरह कैसे कंसिडर कर सकते हो। फिर थर्ड है हेडिंग ऑफ द हेडिंग विच प्रोवाइड द मोस्ट स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन shall be preferred to headings providing a more general description। हाँ, किसी की स्पेसिफिक हेडिंग दे रखी है डिस्क्रिप्शन की, तो उसी को आप प्रेफर करोगे ना पहले तो। एक जनरल डिस्क्रिप्शन से तो बेटर वही है, अगर किसी का स्पेसिफिक हेडिंग दे रखा है तो उसी के अंडर से फॉलो करेंगे, तो फर्स्ट एंड थ्री विल बी द अप्रोप्रिएट आंसर्स। यार ये पढ़े भी नहीं होंगे ना तब भी आप कर लोगे, थोड़ा बस घबराना मत, सब होगा। 72 में आ जाओ। द ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स इज नॉट एक्सेप्टेड फॉर वैल्यूएशन पर्पसेस। कौन से केस में नॉट एक्सेप्टेड होगा, नॉट एक्सेप्टेड होगा, ठीक है। द यूज ऑफ इंपोर्टेड गुड्स बाय द बायर इज सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शंस। भाई जहाँ रेस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं तो वहां पर नॉट एक्सेप्ट होगा, ठीक है, जहाँ रेस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं वहां पे होगा नॉट एक्सेप्ट। द बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड, तो यहाँ पे तो एक्सेप्ट होगा, बायर सेलर नॉट रिलेटेड होने चाहिए, हाँ ठीक है। और प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन फॉर द सेल, तो भाई यहाँ पे भी नॉट एक्सेप्ट है, क्योंकि प्राइस जो है नॉट द सोल कंसिडरेशन, प्राइस जबकि सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, लेकिन प्राइस जो है नॉट द सोल कंसिडरेशन फॉर द सेल। तो 1 एंड 3 इज नॉट एक्सेप्टेड फॉर वैल्यूएशन पर्पसेस। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, ये कहाँ गया, ये वाला हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 72 भी हमारा हो गया था ना। हाँ ठीक है, 73 पे आ जाओ। 73 में दे रखा है the relevant date of determine the rate of tax in case of imported goods।
ये एक्सचेंज रेट किस दिन का लेते हैं, बिल ऑफ एंट्री का लेते हैं, ठीक है ना। और जो कि सीबीआईसी ने दे रखा हो, रेट ऑफ एक्सचेंज किसका लेते हैं, जो कि सीबीआईसी ने दे रखा हो, किस दिन का, बिल ऑफ एंट्री का लेते हैं, ठीक है। ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, तो इसका आंसर भी हो जाएगा, ये तो सिंपल था बहुत। क्वेश्चन नंबर 74 में जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। फॉर आइडेंटिकल गुड्स, ठीक है, आइडेंटिकल गुड्स आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटी, रेपुटेशन, तो नॉट करेक्ट बतानी है ना। एंड डज नॉट अफेक्ट इन ओपिनियन दैट डू नॉट अफेक्ट द वैल्यू गुड, तो भाई फर्स्ट वाली तो स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये वाली स्टेटमेंट तो पूरी करेक्ट है, ये वाली स्टेटमेंट। फिर सेकंड देखते हैं, आइडेंटिकल गुड्स कैन बी प्रोड्यूस इन एनी कंट्री, नहीं 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 नहीं, आइडेंटिकल गुड्स जो हैं वो एनी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं हो सकती, तो ये नॉट करेक्ट है। थर्ड देखते हैं, आइडेंटिकल गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम पर्सन हु प्रोड्यूस द गुड्स बीइंग वैल्यूड और वेयर नो सच गुड्स आर अवेलेबल, गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट पर्सन, तो भाई ये थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो भाई इन एनी कंट्री नहीं हो सकता, तो ये जो है फर्स्ट और थर्ड तो करेक्ट है, आपकी सेकंड वाली इनकरेक्ट है, तो आंसर टू होना चाहिए। देखते हैं क्या है, तो सी विल बी द आंसर। 75 पे आ जाओ, फॉर वैल्यूएशन पर्पस अंडर द कस्टम एक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन शुड बी कंसिडर्ड एज हैविंग बीन मेड विथ रिलेटेड पर्सन। भाई रिलेटेड पर्सन से आपकी ट्रांजेक्शन है, तो कौन कौन केसेस में हो बतानी है, कौन कौन केसेस हैं, तीन केस दे रखे हैं लग रहा है, तीन केस दे रखे हैं, ठीक है। A foreign company A having joint venture with Indian company and Indian company A hold 51%, ये तो 51% होल्ड करता है, तो इस केस में तो होगा, हाँ ठीक है। A foreign company A joint venture, joint venture है तो भाई इस केस में भी होगा, तो द ट्रांजेक्शन विद ए एंड बी, हाँ तो इस वाले केसेस में भी होगा, रिले रिलेटेड पर्सन होगा, मतलब 51% में भी हो गया और जॉइंट वेंचर में भी हो गया। थर्ड केस में देखा है, यूएस से होल्डिंग 4%, 4% है ऑफ शेयर कैपिटल, तो भाई इस केस में नहीं होगा, क्योंकि ये रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी में भी नहीं आएगा ना, एसोसिएट पर्सन बन रहा है, एसोसिएट पर्सन बनने के लिए भी 26% और मोर चाहिए होता है, तो ये वाला भी केस में नहीं होगा, तो 1 एंड 2 में रिलेटेड पर्सन है। देखते हैं आंसर, चूज है अप्रोप्रिएट बताना है, तो 1 एंड 2 विल बी द आंसर। 76 पे आ जाओ जल्दी जल्दी से, फॉर डिटरमाइनिंग द सी आई एफ प्राइस, निकालने के लिए आपको जो सी आई वैल्यू निकालनी होती है, सर्टेन एडिशंस उसमें कुछ करने पड़ते हैं रूल 10(2) के हिसाब से। तो इसमें पूछा है द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस अगर नहीं दे रखा, अगर इंश्योरेंस कॉस्ट नहीं दे रखा, नॉट असर्टेनेबल है, तो कैसे निकालोगे, कस्टम अथॉरिटी के पूछा गया है, डिटरमाइन करना है। तो हम लोग 1.125% दे रखा लेते हैं, अगर 1.125% तब नहीं लेंगे जब एग्जैक्टली हमें गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, और नहीं गिवन है तो हमें 1.125% बना लगाना होगा। एफ ओ बी पे लगाते हैं, अगर एफ ओ बी नहीं गिवन होती तो जो अदर कॉस्ट दे रखी होती है लोडिंग अनलोडिंग की, तो उस पे लगता है। 1.125% किस पे लगता है, या तो लगता है एफ ओ बी पे लगता है, एफ ओ बी असर्टेनेबल नहीं है, तो आपका उस किस पे लगता है, जो अदर कॉस्ट दे रखी है, लोडिंग अनलोडिंग की दे रखी है, कॉस्ट ऑफ गुड दे रखी है, उन पे लग जाता है। तो जो 20% वाला ऑप्शन दे रखा है ये तो इनकरेक्ट हो गई, इसे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ये फर्स्ट वाले पॉइंट को। और फोर्थ वाले पॉइंट में भी दे रखा है 20%, तो इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड को पढ़ना, 1.125% ऑन एफ ओ बी दे रखा है, तो ये सही है। और थर्ड वाले में पढ़ लेते हैं एफ ओ बी, अगर एफ ओ बी इज नॉट असर्टेनेबल, जो मैं आपको अभी बता भी रहा था, बट सम ऑफ एफ ओ बी वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट का कितना लेंगे, 1.125, हाँ तो सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं क्या दे रखा है, अप्रोप्रिएट वन क्या आंसर है, सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट है, अप्रोप्रिएट वन है। 77 पे आ जाओ, सर्टेन गुड्स वर इम्पोर्टेड बाय एयर, ठीक है, द फ्री ऑन एफ ओ बी वैल्यू ऑफ गुड्स दे रखी है 100, तो और जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दे रखा है वो कितना दे रखा है 25, तो मैक्सिमम कितना ले सकते हैं एफ ओ बी का, 20% ले सकते हैं, क्योंकि गुड्स कहाँ से आ रही है, एयर से आ रही हैं। तो आपको क्या करना होगा, 100 का 20% करोगे तो आएगा 20, और 25 से कंपेयर करोगे, मैक्सिमम लेना होता है कितना 20, तो डज नॉट एक्सीड,